तो पिछली बार हमारी बात खत्म हुई थी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में बात हो गई थी। तो हम लोगों ने ये बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती हुई मानी जाती हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइनें मर्ज होती हुई मानी जाती हैं। इसको आप जस्ट एक मॉडल समझिएगा। आप एक मतलब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है फील्ड का, और उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप इसको मान लीजिए कि ये सारा लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मतलब यही ही है, इमीडिएटली ऐसा ही हो रहा है। ओके, सो ये मतलब तुरंत फिलहाल ये एक जस्ट एक मॉडल है। तो पिक्चर ऑफ एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और पिक्चर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल लाइन के बारे में। थंबनेल रूल, थंब रूल अगर हम कुछ कहें तो देखो इस डायग्राम में देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइनें निकलती हुई जा रही है, नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं, तो किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। तो यही आपने यहाँ पे लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E is tangential to the line of force, और tail of arrow always represent the positive region and head is the negative region। ठीक है, और ये डायग्राम में ये सारी लाइनें जो हमने लिखी हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। Number of electric line per unit area through a surface perpendicular to the line is proportional to the magnitude of electric field in that region। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि किसी चार्ज से जितनी ज्यादा लाइनें निकल रही हैं उस चार्ज की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा एक चार्ज 2Q है, ये चार्ज Q है, माइनस का है, ये प्लस का है। तो जो 2Q है उसके यूनिट एरिया से ज्यादा लाइनें यहाँ आप देख रहे हो इमर्ज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज के पूरे एरिया पर। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के इतनी एरिया से निकलने वाली लाइनें नेगेटिव चार्ज के पूरे एरिया को घेरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइनें यहाँ से निकल रही हैं वो हो सकता है किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो रही हो। तो जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी होगी। सो नंबर ऑफ लाइन लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और अप्रोचिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसमें से लाइनें निकलेंगी। पॉजिटिव है तो लीव करेंगी, नेगेटिव है तो उसमें अप्रोच करेंगी। ओके, सो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या, ये हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो कुछ अभी तक हम लोग वर्बली कहते चले आ रहे हैं इसी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटेटिव वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम किसी गणित की सहायता से अगर लिखना चाहेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आवश्यकता होगी। जैसे आप कह रहे हो कि किसी यूनिट एरिया से, लेट मी ड्रॉ दिस, मान लो हमारे पास एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइनें निकल रही हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक लाइनें हैं और ये एरिया ए है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी लाइन डेंसिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी इलेक्ट्रिक लाइनें होंगी, उतना एरिया से इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर निकलेंगी। तो अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो आप देखो यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं कि EA यानी प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। और ये है इसका डायग्राम, आप देख रहे हो यहाँ पर इस डायग्राम में कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं जो किसी एरिया से आर पार निकल रही हैं। तो अब हम क्या करें, E और A को आपस में प्रोडक्ट ले लें, इनका प्रोडक्ट ले लें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये एक नंबर आएगा। तो इसको, इस नंबर को, इस क्वांटिटी को सॉरी, इस क्वांटिटी को हम नाम देने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, उससे उसको वो नंबर होगा। तो ये, अब यहां पर एक दिक्कत है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ये आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा। इवन फ्रेडरिच गॉस जो एक मैथमेटिशियन है, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि एरिया इज सपोज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो जाहिर सी बात है वेक्टर में दिशाएं होती हैं। चलो इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो एक्स वाई है, तो एरिया का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। लेकिन अगर इसका परपेंडिकुलर ले लो तो जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा ये एरिया की दिशा को बताता है। नॉर्मली हम अपवर्ड मानते हैं, तो ये हमारे एरिया की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो एरिया अगर हम ए कह रहे हैं तो इस ए की डायरेक्शन क्या है, इस ए की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो कुल मिला के हमने ये कहा कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हमने एक नंबर ले लिया। फ्लक्स एक नंबर है। अब ये चीज आपको कुछ सुनी सुनी समझ में आएगी कि दो वेक्टर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दो वेक्टर मिलकर एक तीसरा वेक्टर भी बना सकते हैं, और दो वेक्टर मिल करके एक स्केलर बना सकते हैं। तो दो दिशाएं वाली क्वांटिटी आपस में मिली, नई दिशा बन गई, या दो दिशाओं वाली क्वांटिटी आपस में मिली और कोई भी दिशा नहीं बनी, दिशाहीन हो गई क्वांटिटी। तो यहां पर वही हो रहा है, ये एक स्केलर टर्म मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक डॉट प्रोडक्ट अपना काम दिखा गया। बिना डॉट प्रोडक्ट के आप वेक्टर क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन को स्केलर की इंफॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने डॉट लगा दिया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ए बी डॉट है तो इसका मतलब होगा ए बी कॉस थीटा। एंगल की तो इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो यहां हमने लिख दिया फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब ये बड़ा टेक्निकल सा है, यहाँ पर जरा इस डायग्राम को देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अगर हम एरिया को ये ऐसे माने, मान लो ये हमारे पास एरिया है सिंपल, तो इधर से लाइनें आएंगी, तो जब लाइनें आएंगी तो ये एरिया का नॉर्मल होगा n, और जो लाइनें निकल रही हैं e, तो e और n दूसरे के साथ थीटा 0 बनाएंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा कर दिया। अब यही एरिया हमने, देखिए एक नया डायरेक्शन बना रहे हैं, इस एरिया को हमने इस तरह से घुमा दिया। तो अब आप इसको एरिया ना माने, अब वही एरिया इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, जैसे एरिया घूमेगा उसका नॉर्मल भी उसी के परपेंडिकुलर की शर्त को फॉलो करेगा, इधर हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइनें आ रही वो तो अपने हिसाब से आ रही हैं। तो जहां पहले एरिया के नॉर्मल, ये जो गुलाबी रंग का देख रहे हो ये पुरानी स्थिति है, तो पुराना नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे। लेकिन अब जब आपने ग्रीन कलर का देखा, ग्रीन कलर मतलब आपने एरिया को थोड़ा सा बेंड कर, अपनी जगह थोड़ा सा थीटा डिग्री पे झुका दिया। तो यहाँ पर ये जो झुकाव हुआ, यहाँ जो थीटा, ये जो थीटा का झुकाव हुआ है असल में आपको नॉर्मल के बीच में भी दिखाई पड़ेगा। लेट मी चेंज द कलर। ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल इस एरिया में कितना आपने झुकाव किया उस पर डिपेंड कर रहा था। यही वो स्थिति है। तो पहले एरिया ये था और अब आपने थीटा डिग्री घुमा दिया, तो आप देख रहे हो पहले नॉर्मल यहां रहा होगा और अब नया नॉर्मल यहां हो गया। तो पुराना नॉर्मल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नए नॉर्मल के बीच में थीटा का एंगल आ गया। तो जब आप ऐसा लिख रहे हो ई ए कॉस थीटा, तो आपके पास दो फ्रीडम है। आप इस कॉस को ए के साथ लिख सकते हो, आप इस कॉस को ई के साथ लिख सकते हो। क्योंकि जो याद करो, जब आप रिजॉल्व करते हो किसी वेक्टर को तो यहाँ पर आप लिखते हो, इसे मान लो वेक्टर है ये पी, तो ये जो एंगल है थीटा जिसके साथ जुड़ा है उधर हो जाता है पी कॉस थीटा, और दूसरी एक्सिस जो होती है हो जाती है पी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ई कॉस थीटा को एक साथ लिख ले रहे हो तो इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की बात कर रहे हो जो कि नॉर्मल के अलॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ए कॉस थीटा ले रहे हो तो आप कह रहे हो एरिया का वो कंपोनेंट जो थीटा के अलॉन्ग है। तो ये जो प्लेन है, जैसे नया एक्चुअल में तो एरिया यहां पर है, लेकिन जब आप अब आप ये ए है, लेकिन जब आप ए कॉस थीटा कहोगे तो इसका मतलब आप इस प्लेन की बात कर रहे हो, इसका जो ये कंपोनेंट है। इस डायग्राम को आप समझो। तो चाहे हम ई कॉस थीटा लिखें चाहे ए कॉस थीटा लिखें, फिजिक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। तो फ्लक्स को लिखना चाहते हो अगर, तो आप लिख सकते हो ई कॉस थीटा ए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो
ए कॉस थीटा के साथ ए परपेंडिकुलर ले लो, तो कुल मिला के फाई ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ओके, अब इस लॉजिक के थ्रू अगर हम सोचना चाहें तो हम बता सकते हैं कि थीटा फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कब स्थिति में होगी, और फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू किस स्थिति में होगी। आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब फिर आते हैं हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां हमारे पास कोई स्क्वायर एरिया नहीं है बल्कि एक आर्बिट्ररी शेप है, एक बलून जैसा है जो बिल्कुल रैंडम साइज का है। तो हम क्या करें, इस पूरी सरफेस को इस तरह से बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। जस्ट सहूलियत के लिए हमने इसको बहुत सारे हिस्सों में बराबर बांट दिया। अब देखें, इनमें से ही एक हिस्सा ये है जिसका हमने एरिया ले लिया डेल्टा ए आई, या इसको हम लिख सकते हैं डी ए, डेल ए, जब वेक्टर नोटेशन कैलकुलस नोटेशन में लिखेंगे तो। अब क्या हुआ, यहां कहीं मान लो चार्ज है इसके अंदर, तो चार्ज से लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो जो दिशा है आयत एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, और एरिया के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो ये डेल्टा ए आई है। तो अगर हम इन सारे एरिया को आपस में जोड़ दें तो ये टोटल एरिया बन जाएगा। तो यहाँ तो यही लिखा है डेल्टा ए आई को अगर सम कर दो, आई मतलब जितने भी आई है 1 2 3 4 5 इस तरह सबको ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो मान लो हमने एक इस छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स निकला, तो उस फ्लक्स को हम लिख रहे हैं डेल्टा फाई आई। तो डेल्टा फाई आई क्या होगा, ई आई डॉट डेल्टा ए आई होगा। और अगर आप सम कर दो सभी एरिया से निकलने वाले फ्लक्स को, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई। और यहां आप राइट साइड में समेशन का रूल देख रहे हो। तो सिंपल वही है, हम सिर्फ आपको एक समेशन का रूल बता रहे हैं जिससे हम इंटीग्रेशन का रूल निकालेंगे। अब याद करो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में एक सवाल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, इस तरह की डेफिनेशन आती है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो वहां पर हम एक कंडीशन लिखते हैं जहां पर हम ये जो हमने वेरिएबल माना है इसको हम बहुत छोटा मानते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने डेल्टा ए आई माना है इसको हम 10 टू 0 कहें। 10 टू 0 होने का मतलब है अब हम अपनी इक्वेशन, अपनी मैथमेटिक्स में कैलकुलस को लाने वाले हैं। 0 का फिजिकल मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना संभव ना हो, इतना छोटा। इसीलिए इस लॉजिक को हम कहते हैं इन्फिनिटी स्मॉल कैलकुलस कॉन्सेप्ट। कैलकुलस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन्फिनिटी स्मॉल लॉजिक से ही आगे बढ़ता है, जहां हम बात करते हैं अगर कुछ डिस्क्रीट है देन वी कैन अप्लाई द समेशन रूल, और अगर कुछ इन्फिनिटली स्मॉल है और कंटिन्यूअस है देन वी कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन रूल, ठीक है। तो अब फिजिकली इसका मतलब है कि हमने इस एरिया को जितना संभव हो सकता है छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, इतना छोटा छोटा हिस्सा कर दिया है कि हम चाह करके भी उसको गिन नहीं सकते। और ये जो एक छोटा सा हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं। तो डेल्टा ए आई इज वेरी स्मॉल 10 टू 0, इसका मतलब नाउ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एरिया एलिमेंट, सो वी कांट यूज द summation rule, we have to apply the integration। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा ए आई को हम डी ए कर दें, आई ड्रॉप कर देते हैं, आई मतलब कोई भी आईएथ एलिमेंट ले रहे हो एरिया का। तो फ्लक्स की ये परिभाषा आ गई, जो टोटल फ्लक्स इज समेशन को इंटीग्रेशन में कर दो, ई वैसे रखो, वेक्टर रखो, डॉट रखो, डेल ए रखो, जैसे यहां पर था। मान लो अगर हम इसे डॉट प्रोडक्ट में लिखते तो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिख देते। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटीग्रेशन का ये लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आपको हमेशा फायदा होगा। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऑप्टिक्स में आप एक पढ़ते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, ये कहता है कि अलजेब्रिक सम जो होता है
वही टोटल के बराबर है। ये इसका मतलब हम मूल फिलॉसफी आपको बता रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पर चार्ज केस में बात करें तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट पी है जहां आप खड़े हो, आपसे r दूरी पर एक चार्ज रखा है E1, एक चार्ज रखा है Q1, चार्ज रखा है। आप जब वहां खड़े थे आपने देखा कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, फिर क्या हुआ, इस चार्ज को हटा दिया आपने। फिर दूसरी लोकेशन पर आपने दूसरा चार्ज रखा Q2, जब Q1 हट चुका है तो एक चार्ज रखा Q2, और Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप महसूस कर रहे हो, E2, फिर इसको भी हटा दिया। फिर एक तीसरा चार्ज रखा Q3, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने महसूस की, E3। तो अभी क्या कर रहे थे, अभी आप सारे चार्जेस को बारी बारी से अलग अलग लोकेशन पे रख रहे थे और उनकी वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहे थे। अब आप सोचते हो कि क्या होगा अगर ये सारे चार्ज हमारे सामने बारी बारी से ना आए बल्कि एक साथ आ जाएं। तो अगर ये सारे चार्ज एक साथ आ जाएंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो अकेले अकेले सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी उन्हीं को जोड़ दोगे तो वही हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो यानी चार्जेस को एक साथ रखो या चार्जेस को इंडिविजुअल कर करके आप वहां पे लाओ, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ बड़ी चुनिंदा जगहों पर ही फॉलो होता है, कुछ बड़ी चुनिंदा जगहों पे फॉलो होता है, क्योंकि अभी आगे और सिचुएशन होती हैं जहां हम देखते हैं कि चार्जेस या कोई ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड अलग अलग तो इफेक्ट दिखा रहे हैं जैसे, लेकिन जैसे एक्स वाई जेड को आप एक साथ रखोगे तो उनके बीच में कुछ ऐसे म्यूचुअल इंटरेक्शन होने लगते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो उनके एल्जेब्रिक सम के ठीक बराबर नहीं हो पाता। और जब एल्जेब्रिक सम ठीक बराबर नहीं हो पाता तो हम कहते हैं कि हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। तो बाय गॉड ग्रेस, ये भगवान की दया है, लक है ये हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो होता हुआ देख रहे हैं। तो किसी पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग चार्ज हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 R2 R कैप। ओके, इस तरह से तो आपने सबका सम कर दिया। अब जब आप सम करते हो तो आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो, देखो यहां पर इस तरह की इक्वेशन लिख रहे हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, दिस इज समेशन, क्योंकि आप अलग अलग चार्ज को पहचान पा रहे हो तो क्यू आई आर आई डॉट आर आई कैप। तो हम इंडिविजुअल चार्ज को पहचान पा रहे हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अब क्या होगा अगर ये अलग अलग चार्ज ना हो बल्कि चार्ज का गुच्छा हो, जैसे हमारे पास यहाँ चार्ज है, इतने सारे चार्ज हैं उनको आप पहचान नहीं पा रहे, तो हमारे लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप कहीं खड़े हो पॉइंट पी पर, तो आप इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनको कि हम मानते हैं, जिनको कि हमें पढ़ना जरूरी है अभी इस लेवल पर। एक तो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी चार्ज हैं वो एक लाइन के फॉर्म में, ये एक तरह से हम मान सकते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हम यहाँ कुछ स्कॉलरली प्रॉब्लम कर रहे हैं। स्कॉलरली प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो हम ऐसे हाइपोथेटिकली बनाते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। जनरली क्या होता है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में जो हम सिचुएशन देखते हैं उनको हम जनरली स्कॉलरली प्रॉब्लम कहते हैं, जो हमें कुछ काल्पनिक स्थितियों में ले जाते हैं और वहां हम आपसे कुछ सॉल्व करवाते हैं। तो स्कॉलरली प्रॉब्लम करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, सीखे हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएं, फिर धीरे धीरे हम रियल प्रॉब्लम की तरह जाते हैं। तो लाइन चार्ज का एक अजम्पशन ये है कि आप मान लो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक रेखा में, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। ये है लाइन चार्ज का मतलब। आप खुद ही सोचो कि क्या ऐसा संभव है। जब हम एक प्लस चार्ज के बगल में दूसरा प्लस चार्ज रखेंगे तो उनके बीच में बल लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा, फिर और रखेंगे और
तो ये जो अरेंजमेंट है, इसको अरेंज करना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, दिस इज अ क्वेश्चन। अब यहां पर अजम्पशन कहते हैं कि चलो मान लो एक बहुत पतला सा तार, बहुत पतला सा एक कोई खोखला तार है, जिसके अंदर हमने इस तरह के बहुत सारे प्लस चार्ज को रख दिया। तो कई जगहों पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बहुत ही पतला थिन वायर है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ थिन वायर है। तो आप मान सकते हो, आप कह रहे हो कि हमने बहुत सारे प्रोटॉनों प्रोटॉनों इकट्ठा कर करके एक सीधी सी लाइन बना दी, उसको हमने वायर कह दिया, एक कह दिया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहां पर, लेकिन सवाल ये है कि हम यहां पर ये सब सवाल नहीं करेंगे ये कैसे संभव है, वो कैसे संभव नहीं है। मान लो ये संभव है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, ये हमने इमेजिनरी बना दिया। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि लाइन चार्ज में थोड़ा असुविधा हो सकती है, लेकिन हम ये माने कि हमने वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि मान लिया सारे चार्ज प्लस या माइनस पॉजिटिवली वन डायरेक्शन में अरेंज है। तो इस चीज को हम अब इसको एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पैरामीटर का नाम होगा लाइन चार्ज डेंसिटी। देखो भाई, यहां डेंसिटी वर्ड का बड़ा बेजा इस्तेमाल हो गया है, कुछ ज्यादा ही हम लोग ने डेंसिटी वर्ड को इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द मैकेनिक्स इन मैकेनिक्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा हम कहेंगे वहां घनापन उतना ही ज्यादा है। तो हमारे लिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है मैकेनिक्स में, घनापन, कितना ज्यादा घनापन है। और यहाँ वॉल्यूम का रोल आता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। लेकिन ये डेफिनेशन हम यहां लेके नहीं चलते। अब जैसे यहाँ लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, चार्ज अपॉन लेंथ। अब भाई लेंथ तो होती है वन डायमेंशनल, और डेंसिटी मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसको लाइन चार्ज डेंसिटी क्यों कह रहे हो, अब कह रहे हैं ये एक टर्मिनोलॉजी चली आई है, तो चली आई है। यहां से हमारा ये मतलब नहीं, डेंसिटी का मतलब हमेशा वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे आप घी इस्तेमाल करते हैं, तो मान लीजिए आपके घर में अनेक घी आता है, और सब, या डालडा की बात करें, डालडा है, तो डालडा एक वनस्पति घी है, और एक कंपनी है जो कि डालडा के नाम से वनस्पति घी बनाती है। अलावा उसके और भी बहुत सारी कंपनियां, फॉर्च्यून, रथ, पता नहीं क्या क्या और भी हैं। लेकिन डालडा नाम इतना चढ़ चुका है हमारी जबान पे, हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया एक पैकेट डालडा दे दो, वो व्यक्ति बिना ये सोचे कि ये व्यक्ति डालडा कंपनी का वनस्पति घी मांग रहा है, वो आपको जो भी अवेलेबल घी होता है उठा के दे देता है। और आप भी बिना पैकेट पे देखे कि नहीं हमें डालडा ही लेना है, वो जो भी देता है आप उसको ले लेते हो, मतलब वो नाम आ चुका है। उसी तरह से हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं डेंसिटी वर्ड के कि हमने अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो भी वो लाइन चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया है तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो यहाँ तो ठीक है, वॉल्यूम है तो डेंसिटी तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन एरिया के साथ भी डेंसिटी, लाइन के साथ भी डेंसिटी। तो इस चीज में आप यहाँ भावार्थ मत निकालिएगा कि इन शब्दों के क्या अर्थ है, ये कुछ मतलब कैजुअल तरीके से ले लिया गया है, एक अज्यूम कर लिया गया है हमने, और उसको हम मान रहे हैं। ओके, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर, और ये कॉन्सेप्ट है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, और इस सिलेंडर से इस तरह से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक, तो ये एक सिचुएशन है, आर्बिट्री सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बाएं से दाएं जा रही है। तो इसका मतलब है यहाँ कहीं प्लस चार्ज रहे होंगे, यहाँ कहीं माइनस चार्ज रहे होंगे, इसीलिए प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ हमने एक सिलेंडर रख दिया है, तो हमें ये पता लगाना है कि इस सिलेंडर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, और ये हमारी डॉट लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है वो इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के आप मान लो अलोंग है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहाँ पर इससे निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की क्या परिभाषा हम लोग ने बनाई है, फ्लक्स मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, गिवन एरिया। तो यहाँ हमारे पास देखो कौन कौन से एरिया है हमारे इंटरेस्ट के,
हमारे इंटरेस्ट का तो एक तो ये एरिया है, इधर से इलेक्ट्रिक लाइन एंटर कर रही है। हमारे इंटरेस्ट का ये एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जा रही है। एक एरिया और है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो सकता है, ये सिलेंडर का जो कर्व्ड हिस्सा है, ये एरिया है। तो सिलेंडर का जो ये कर्व्ड हिस्सा है, ये भी एक एरिया है। तो तीन तरह के एरिया है हमारे सिलेंडर में, एक एंड है, दो एंड पे है और एक उसके कर्व सरफेस पे है। तो एक तरफ से एंट्री हो रही, एक तरफ से एग्जिट हो रहा और एक तरफ से हो रहा। तो हमने क्या किया, अपने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर तीन एरिया बना दिए। एक एरिया 1 क्या है, जो उस कर्व सरफेस पर है। एरिया नंबर 2 जो है वो जिधर से फ्लक्स आ रहा है उधर है। एरिया नंबर 3 जिधर से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही वो है। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट मान लिए। देखो यहाँ पर एरिया एलिमेंट मान लिया है सरफेस पर, और तीसरे सरफेस पे एरिया एलिमेंट मान लिया। अब नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल तो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो हम एक लॉजिक ये रखते, एक एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा यही होती है कि फाई ई इज द ई डॉट डी एस। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा होती है। यहाँ पर क्लोज सरफेस क्या दिखा रहा है कि हमने जितने एरिया लिए हैं हमको उसको पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है, पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज है, यहाँ चूंकि हमने तीन तरह के एरिया माने हैं तो हम अपने टोटल इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 1 2 3। तो आप देखो 1 का मतलब ई डॉट डी एस। ई क्या है, अब देखो यहाँ पर 1 के लिए देखो, ई तो हमेशा लेफ्ट से राइट की है, लेकिन जो एरिया 1 का नॉर्मल है ये हमेशा बाहर की तरफ है। ये हम मान के चले हैं कि एरिया जब हम नॉर्मल लेंगे वो इनवर्ड ऑफ द बॉडी ना लें, वो हम आउटवर्ड ऑफ द बॉडी लें। ले सकते हैं इनवर्ड भी, फिर हमें मैथमेटिक्स वैसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इनवर्ड ले रहे हो तो इनवर्ड ही लोगे, आउटवर्ड ले रहे हो तो आउटवर्ड ही लो। तो हमने आउटवर्ड ले, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगता है डायग्राम हमारा। तो हमने बाहर की तरफ सारे एरिया के नॉर्मल बनाए हैं। पहले में देखो एरिया ई और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दूसरे में नॉर्मल तो इधर है राइट टू लेफ्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 का। इधर देखो एरिया नंबर 3 में क्या है, जिस तरफ एरिया का नॉर्मल है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर एंगल है 0। तो आपके पास तीन इंटीग्रेशन के तीन हिस्से हो गए। इस हिस्से में ई डॉट ds1 एरिया एलिमेंट जो 1 है ये 2 के लिए है और ये 3 के लिए है। अब आपने इसका कॉस्ट प्रोडक्ट ले लिया, तो एरिया 1 के साथ देखो क्या था, एरिया 1 के साथ हमने देखा था कि 90 डिग्री है, तो यहाँ आपने 90 डिग्री कर दिया। यहाँ एरिया 2 के लिए 180 है, यहाँ 0 है। अब कॉस जो हमारा कॉस 180 है वो -1 होता है, और जो कॉस 90 है वो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। अब इसका मतलब है कि ये सरवाइव कर जाएगा, ये सरवाइव कर जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस 90 होने की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल आया। लेकिन ds1 और ds3 क्या है, ds1 और ds3 का इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसे देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ गए, सब लोग समझ गए। ये हमारा सिलेंडर था, तो सिलेंडर का इस पूरे हिस्से को हम मान लो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। और यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया ले लें, इस एरिया का नॉर्मल हमने n कहा और इसको हमने कहा ds2। ds क्या कुछ 1 2 का कंफ्यूजन हो गया, 1 0 होगा, 2 और 3 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट से हमने x दूरी पर ये एलिमेंट dx लिया। असल में dx बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा होने का मतलब है जैसे ये dx है, ये बहुत छोटा है, ये पूरी दूरी है और आप यहाँ से दूरी ले रहे हो, तो अब आप इस सिरे को लो कि इस सिरे को लो, ये टॉप वाला सिरा लें, बॉटम वाला सिरा लें तो x लें, अगर टॉप वाला सिरा लोगे तो ये जाएगा x प्लस dx। तो अगर हमने dx को बहुत छोटा मान रखा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने x की दूरी इस बॉटम से ली है या टॉप से ली है। सबसे अच्छा है झगड़े को हटाने के लिए हम मिड पॉइंट से मान लेते हैं। तो हमने कहा कि हमारे जो एलिमेंट है उससे मिड पॉइंट से डिस्टेंस x है। अब क्या करिए, इस एलिमेंट से r दूरी पर हमने पॉइंट P बनाया, सीधी लाइन हम वहां पे खींचते हैं। तो अब देखो अगर इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है
बाहर की तरफ है। बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज मान करके एक और माइनस साइन हम जबरदस्ती अपने फॉर्मूले में डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशन में माइनस साइन को हम प्लस चार्ज को ही मानते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सा अजम्पशन है जो कि हिडन रहता है। जैसे आपसे कहा गया एक सॉलिड चार्ज स्फीयर बनाओ, मतलब आप सोचो कि एक स्फीयर है जो ठोस है, चार्जों से भरा हुआ, तो आपके सामने सवाल आता है कि आप कैसे चार्ज लें उसको बनाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें। मान लो शर्त है कि किसी एक ही तरह के चार्ज से आप बना सकते हो, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हमारी चॉइस पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में प्लस साइन होता है, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। फिजिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज को लोगे तो भी फिजिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपको हर बार एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा, माइनस को तो लिखना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन सेंस आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, हर बार उस माइनस साइन को ध्यान रखो, कहीं छूट ना जाए, और कहीं माइनस आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाए, ये सब चीजें हैं। तो इन सारी हॉच पॉच से अवॉइड करने के लिए हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन को मानते हैं। तो ठीक है, ये सारा चार्ज पॉजिटिव चार्जेस का वायर है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ही सिमेट्री के हिसाब से आपने ये भी dx मान लिया, तो dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डी है। हम दोनों को डी मानना है, क्योंकि हमने यहाँ पर dx माना बराबर टाइप के। अब जरा इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है कि ये हमारे पास लाइन है, ये है x एक्सिस, यहाँ पर है y एक्सिस, और ये है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी de, और यहाँ पर एंगल थीटा है। कैसे पता चला थीटा? ये थीटा है, ये थीटा माना है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन, जो पिंक लाइन है और जो ये लाइन है, ये वाली दोनों पैरेलल हैं, और ये रेखा काट रही है उसको। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ये तो लिखा है हमने, इसके लिए डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा अपवर्ड है, और ये है डी ई साइन थीटा। ऐसे इसको रिजॉल्व करो तो यहां हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट हो गए थे, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। साइन देखो दोनों के एरो अपोजिट है, लेकिन ये दोनों एक ही तरफ है, तो इसका मतलब है डी साइन थीटा जो टर्म होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो आपने यहाँ क्या लिखा कि एक लॉन्ग वायर लेते हैं, इतना लॉन्ग, फिजिकली थ्योरेटिकली मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हैव अ लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसमें लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसकी टोटल लेंथ। तो यहां पर क्या किया आपने, ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जो थे उनको तो आपने ऐड कर लिया, और जो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में थे ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यू गॉट द पॉइंट। तो हमारे पास सरफेस लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। मान लें dx भी द लेंथ एलिमेंट और सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू o के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, एंड p इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये जो p है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस वायर की वजह से कैलकुलेट करना है। तो अब हमारा फिगर क्या शो कर रहा है? फिगर ये शो कर रहा है कि जो कॉस वाले कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट है वुड बी कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। डायग्राम में देखो अपोजिट एरो है, यहाँ इसका एरो, ये देखो कैंसिल कर दे रहे हैं, एंड y कंपोनेंट रिमेन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में, इस पूरी प्रॉब्लम में y कंपोनेंट रह जाएंगे। क्यों y कंपोनेंट? क्या कह रहे हो? y कंपोनेंट यानी ये जो डी ई कॉस थीटा है ये यहाँ रह जाएंगे, क्योंकि दोनों के जुड़ गए तो यहाँ 2 आ गया, 2 डी ई कॉस थीटा। कैसे 2 आया? एक इस कंपोनेंट, इस डी का कंपोनेंट साइन वाला और इस डी का कंपोनेंट साइन वाला। तो हमारे पास y डायरेक्शन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 2 डी साइन थीटा y डायरेक्शन में है। ये ध्यान रखिएगा, तार से हमेशा परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। d क्या है? d इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट dx। जो आपने dx माना है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। जिस चार्ज को ले रहे हो वो चार्ज, और जिस डिस्टेंस पे ले रहे हो चार्ज से वो डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ चार्ज क्या है? देखो लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमारे पास चार्ज कितना है? मान लो dq, लेंथ कितना लिया है हमने लिया है dx, मल्टीप्लाई करोगे तो dq की वैल्यू हो जाएगी लेमडा टाइम dx। तो चार्ज हम कितना लेंगे? लेमडा टाइम dx। डिस्टेंस देखो भाई फिगर में, अपने फिगर में हमने चार्ज एलिमेंट
इस चार्ज एलिमेंट से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी ले रखी है, r। तो हम यहाँ पर अपनी डिस्टेंस में वर्ड यूज करेंगे r। तो रख दो भाई इसको। तो DE y डायरेक्शन के अलाउ ना, अभी नहीं, यही DE। तो DE कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा dx बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 को यूज कर डालो एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही यूज करोगे तो तुमको y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगा, 2 टाइम DE की वैल्यू रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। साइन थीटा पहले से था, वो यहाँ रखा रहने दिया। 2 को थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, 2 कैंसिल करेगा इसको, तो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा साइन थीटा dx बाई r स्क्वायर। अब यहां पर वेरिएबल कौन है, x है। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि थीटा का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जरा ये दो ज्योमेट्री देखो, यहां पर जो हमने तार माना था उससे इस तरह का था हमारे पास, ये है थीटा, ये डिस्टेंस दी थी r, ये डिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है, और ये डिस्टेंस था x। तो जरा ये देखो, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा यानी tan का उल्टा, तो लंब बटे आधार की बजाय आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट बराबर हो जाएगा x अपॉन r, समझ रहे ना। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी x बाई r, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि हमें dx चाहिए तो x हमें निकालना होगा। तो जैसे आप dx करोगे तो जाएगा कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसका हो गया माइनस आ गया, तो इसका तो समझ में आ गया। यहाँ दूसरी तरफ देखो, यहाँ थीटा था, ये थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब है r, ठीक है, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो साइन थीटा भी यहाँ आ गया। अब इन दोनों का यूज करना है, इसको हमें रिजॉल्व करने या इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जरा देखते हैं अपने इस प्रॉब्लम में। तो ये हमारे पास ये DE है, तो DE से आके देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा साइन थीटा बाई r स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी है, माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, उठा करके इसको आपने यहाँ पर रख दिया। जब आपने इसको रख दिया तो माइनस साइन को हम आगे ले गए, इसको ध्यान रखना, माइनस साइन को हम इसीलिए अलग लिख रहे हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा r एक साथ लिख दो अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एक साथ लिख दो, साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दो। चाहो तो यहाँ कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल करना है तो एक अच्छा सा तरीका क्या है, आप ऐसा करिए, इसमें r से डिवाइड करिए, r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो r से डिवाइड, r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो r था r स्क्वायर हो गया अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई r आ गया। अब देखो भाई, r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, तो आप साइन थीटा लिख चुके हो, तो इसका मतलब है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इतना कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक मतलब होता है 1/sin, तो ये कॉसेक इसकी जगह पर रखे गए साइन स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो जैसे ही ऐसा कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, माइनस रह जाएगा यहाँ पर,